नमस्कार श्रोताओं, आज आप लोगों को सुनाने जा रही हूँ कहानी दो पल सुकून के भाग 70। आप सभी से अनुरोध करती हूँ कि हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट्स करें और सब्सक्राइब कीजिए। अपने पुश्तैनी गांव के नदी किनारे बैठकर रामस्वरूप जी सोचने लगे, बचपन के खेलकूद करने के दिन कितने आनंददायक और सुखदायक थे, जो कभी वापस लौट कर नहीं आएंगे। दिन भर हंसी मजाक और खेलकूद के बीच में समय बिताते थे। रामस्वरूप जी सोचने लगे, अनंत राम मेरे ही उम्र के हैं, काफी पैसे वाले घर के लोग हैं, उनके बहुत से जमीन जायदाद है, पता नहीं अभी तक जीवित होंगे भी या नहीं। मेरा तो अब काफी उम्र हो गई है। मेरे उम्र के बहुत से लोग बैकुंठ धाम में चले गए, शायद इक्का दुक्का कोई रहा होगा, मगर पूछे भी तो किससे पूछे, कोई भी उसके बारे में बता नहीं पा रहा है। रामस्वरूप जी अपने ही मन में बहुत से बातें सोचने लगे। इतने में एक हम उम्र के व्यक्ति एक डंडे हाथ में लेकर चलते हुए वहां से गुजरने लगे, जिन्हें देखकर रामस्वरूप जी सोचने लगे, शायद इनसे कुछ मालूम कर सकते हैं, क्योंकि यह भी तो लगभग मेरे ही उम्र के हैं। रामस्वरूप जी अपना साहस दिखाते हुए उनके सामने जाकर अपना हाथ जोड़कर नमस्कार करते हुए कहने लगे, जी भाई साहब, यहाँ पर अनंत राम नाम से किसी व्यक्ति को आप जानते हैं क्या, जो मेरे ही उम्र के होंगे? तभी सामने वाला व्यक्ति कहने लगे, आप अनंत राम को कैसे जानते हो? जवाब में रामस्वरूप जी कहने लगे, अनंत राम और मैं बचपन में एक साथ पढ़ते थे, हम उम्र के हैं। तभी सामने खड़ा बुजुर्ग कहने लगे, मतलब है कि अनंत राम आपके बचपन के साथी है? रामस्वरूप जी कहते हैं, जी हम लोग एक साथ खेला करते थे, इसी नदी के किनारे आकर बैठते और खूब गप्पे लड़ाते थे, बचपन में एक साथ गुली डंडा खेलते थे। इतने में सामने खड़ा बुजुर्ग कहने लगे, आप अनंत राम को जानते हो, आपके बचपन के साथी है, क्या सचमुच अभी आप उसे देखकर पहचान जाओगे? ऐसे में झिझकते हुए रामस्वरूप जी कहने लगे, अब कह नहीं सकते कि पहचान पाऊंगा या नहीं, क्योंकि उम्र के साथ साथ बहुत से लोगों के चेहरे में बदलाव आ जाती है, ऐसे में हो सकता है कि पहचान जाऊं। बातों बातों में सामने खड़ा व्यक्ति कहने लगे, नहीं, आप उसे नहीं पहचान पाएंगे, अगर पहचान पाते तो अब तक मुझे पहचान लेते। ऐसे में आश्चर्य व्यक्त करते रामस्वरूप जी कहने लगे, इसका मतलब आप ही अनंत राम है? तभी बड़े ही उत्सुकता पूर्वक कहने लगे, हाँ जी मैं ही अनंत राम हूँ। कहते हुए कहने लगे, तुम तो रामस्वरूप हो ना? जवाब में रामस्वरूप जी कहने लगे, हाँ मैं रामस्वरूप हूँ। इतने में भावनाओं आकर दोनों एक दूसरे से लिपट गए और आवेगों में आकर दोनों के आंखें छलक गई। फिर अनंतराम कहने लगे, आज इतने दिनों के बाद आया है, इतने दिनों में कभी हमारी याद नहीं आई। देख, हम लोग तो शहर में जा नहीं सकते, तुम लोग कहाँ रहते हो नहीं मालूम है, पर तुम्हें तो मालूम है ना कि हम लोग कहाँ हैं। ऐसे में इतने दिनों के बाद हमारी याद आई, और थोड़ी देर करते तो शायद हम भी नहीं मिलते, क्योंकि हमारे साथ के तो लगभग सारे लोग ऊपर चले गए। लगता है कि हमारे भी जाने का समय हो गई है। अच्छा हुआ कि तुम आ गए, चल हमारे घर में चल, वहाँ पर बैठकर बहुत से गप्पे करेंगे। यह बता, क्या तू अकेला आया है या साथ में भाभी जी को भी लाया है, या कोई और तेरे साथ में आए हैं? जवाब में रामस्वरूप जी कहने लगे, नहीं यार, मैं अकेला ही आ गया हूँ। तुमने ठीक कहा, याद तो तुम्हारा बहुत आता है, मगर कोई ना कोई बहाने आना नहीं हुआ, तो सोचा इस बार कम से कम अकेला ही घूम लेते हैं, क्योंकि सभी को साथ लेकर चलना थोड़ा मुश्किल होता है। ऐसे में सोचा कि खुद ही अपने गांव से घूम कर आते हैं। अब देखो, गांव में अपना खुद का तो कोई रहा नहीं, समय के साथ साथ गांव से हमारा पूरा पत्ता साफ हो गया है। मुझे रेलवे में नौकरी मिल गई और मैं अपने माता पिता और छोटी बहन को यहाँ से लेकर सरकारी क्वार्टर में चला गया। फिर वह छोटी सी जमीन का टुकड़ा भला मैं क्या करता? जब बहन की शादी के समय आ गई तो उसे बिक्री कर दिया और बहन रमा की शादी कर दी। बस तब से गांव के साथ मान लो कि हमारे नाता एक प्रकार से खत्म हो गई है,
क्या करता, हम तो ठहरे गरीब लोग। हालांकि मुझे मालूम है कि गांव का जीवन बहुत सादा और शांतिमय होती है और प्यार मोहब्बत भरे होती है, मगर जब मुझे रेलवे में एक 4th क्लास की नौकरी मिल गई तो वह मेरे लिए ईश्वर की वरदान की तरह थी, क्योंकि मेरे जैसा अनपढ़ और गरीब घर के लड़के को ऐसा नौकरी मिल पाना मानो एक तरफ जहां सपना जैसा है, वहीं यह लाख टके की समान है। ऐसे में मैं क्या करता। हमारा यहाँ पर तो वहीं एक छोटी सी कच्चे मकान जो छोटी सी एक टुकड़े जमीन पर थी। ऐसी स्थिति में मैं अपना माता पिता जी को अपना साथ रखने को निश्चय कर लिया, ताकि हम सब एक साथ रहने से कम खर्च पर परिवार चल जाएंगे। और वही हुआ, हम लोग इकट्ठे अपने क्वार्टर में रहने लगे। कुछ वर्ष बाद रमा की शादी हो गई। जो भी कुछ पैसा वगैरह था उससे पूरा नहीं पड़ा तो पिताजी के कहने पर गांव के मकान बेचकर पैसा का हल निकालकर बहन की शादी करवा दी। हमारे स्कूल के मास्टर जी थे राम प्रसाद जी, उन्होंने उसे खरीद लिए थे और उसी से ही बहन रमा की शादी वगैरह करवाया। तू तो जानता है कि शादी वगैरह में दान दहेज तो साधारण सी बात है, जो हर माता पिता को देने पड़ते हैं। विशेषकर उस समय में तो भाई यही था। आजकल कुछ कुछ लोगों में मानसिकता बदली है, मगर बहुत कुछ वैसा ही रहा है। अनंत राम के साथ चलते चलते रामस्वरूप जी उनके घर में पहुँचे, जहां अनंत राम जी अपने घर के सभी लोगों के साथ अपना बचपन की दोस्त रामस्वरूप जी का परिचय करवाते और सभी लोगों को हिदायत देते हुए कहते हैं, देखो यह मेरे बचपन के साथी है और इनकी सेवा में किसी भी तरह की कमी नहीं रह जाए, इसका पूरा ख्याल रखना। ऐसे में घर में बेटा बहू पोता पोती संग अनंत राम जी के पत्नी सभी से अपना दोस्त रामस्वरूप जी के परिचय करवा लिए, ताकि बिना किसी संकोच के रामस्वरूप जी के सेवा हो सके। तभी अगले दिन सुबह रामस्वरूप जी अपने दोस्त अनंतराम को कहने लगे, अनंतराम आज फिर नदी किनारे की ओर चलेंगे, क्योंकि मुझे वह जगह आज भी अच्छे लगते हैं। मुझे आज भी उसी जगह पर घूमने को दिल करता है, चलो वहीं पर घूम लेते हैं और वहीं पर बैठकर गप्पे करेंगे। दोनों दोस्त ने मिलकर नदी किनारे घूमते रहे और ढेर सारे बातें करते रहे। तभी अचानक अनंतराम कहने लगे, रामस्वरूप क्या ऐसा नहीं हो सकता कि तू फिर से हमारे गांव में आ जाए और 2-4 वर्ष जो जिएंगे एक साथ हंसी मजाक करके साथ बिता लेंगे। हालांकि साथ बिताने को तो मैं नदी किनारे चलते चलते बहुत दूर तक चला जाता हूँ, अपना खेत को भी देख लेता हूँ जहाँ फसलें लहराती है और फिर वापस चला आता, मगर अकेला ही हूँ। सभी छोटे बड़े अपने अपने काम में मगन रहते हैं, हमारा साथ कौन दे सकता है। रामस्वरूप जी भावनात्मकता भरी लहजे में कहने लगे, अनंतराम गांव में तो मैं आ जाऊंगा, मगर हमारे पास यहाँ पर जगह जमीन मकान कुछ भी तो है। अगर यहाँ पर आ गए तो हम रहेंगे कहाँ? रहने को एक ठिकाना तो चाहिए ना। अनंतराम जी हृदयता दिखाते हुए कहने लगे, तो क्या हमारे पास रह जाना? हमारे इतने बड़े मकान, इतने सारे कमरे हैं, जगह जमीन है, क्या मुश्किल है? रामस्वरूप जी एक गहरा सांस छोड़ते हुए कहते हैं, सो तो है, मगर वह तो 2-4 दिनों के लिए और हम जैसे अकेला के लिए ही संभव है। मगर पूरा परिवार एक साथ यहाँ पर आ गए और लंबे समय के लिए रहने की इच्छा से आएंगे तो अपने लिए एक जमीन का टुकड़ा भी तो होना चाहिए जहाँ पर हम लोग फिर से मकान बनाकर रह सकते। अनंतराम जी उत्सुकता के साथ चिंता भरे लहजे में कहते हैं, हाँ यह बात तो है। ऐसे में तुम चाहो तो यहाँ पर एक जमीन ले लो, या तो अगर ज्यादा चाहिए तो उसका भी जुगाड़ बैठ जाएंगे, मगर उसके लिए तुम्हें पैसा भी तो खर्च करने होंगे। अगर तुम अपने लिए ऐसा सोचते हो तो कहो, मैं जमीन का पता लगाता हूँ कि कौन अपना जमीन बेचना चाहता है। यहाँ तो खरीद बेचना चलता ही रहता है, थोड़ा बहुत कुछ मैं भी बिक्री कर दूंगा, अगर तुम्हें पसंद है तो कहो। जवाब में रामस्वरूप जी कहने लगे, तुम्हारा बात तो बिल्कुल सही है, अगर तुम्हारा यही विचार है तो यही सही, हम लोग सभी गांव में ही आकर रहेंगे, वह भी तुम्हारे साथ रहेंगे। पता लगाओ कि कहाँ पर किस भाव में जमीन मिल जाएंगे। अगर थोड़ा सस्ते में हो तो एक साथ 5-6 बीघा ले लेंगे। जवाब में अनंतराम जी कहते हैं,
एक साथ तो नहीं मिल पाएंगे, अलग अलग टुकड़े में अलग अलग दाम पर मिल जाएंगे। कुछ तो 2-3 लाख रुपया तो कुछ 5-6 लाख रुपया बीघा होंगे। मान लो कि वैसे ही है, जो ऊंचे जगह में है तो 5 लाख रुपया बीघा होंगे, या नीचे इलाका में नदी के किनारे के आसपास जमीन खेती लायक है जो कि रहने लायक नहीं है, लगभग 1.5-2 लाख में मिल जाएंगे। ऐसे में अगर विश 30 लाख रुपया है तो मान लो कि ऊंचा नीचा मिलकर 5-6 बीघा जमीन तो आराम से बन सकता है, जिसमें तुम्हारे परिवार आसानी से चल जाएंगे। रामस्वरूप जी मन ही मन सोचने लगे, हमें यही तो चाहिए। अभी अंजलि के पास जो पैसा रखा है वह लगभग विश 25 लाख के आसपास होंगे। अगर 15-20 लाख रुपया में खेत बाड़ी की जगह खरीद ली जाए तो उस पर कैसे भी हो मकान बनाकर रह जाएंगे। समाप्त। कहानी के अगले भाग के लिए हमारे साथ बने रहिए। धन्यवाद।